आज दिन भर की खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे दिल्ली के संसद के मुख्य समिति कक्ष में होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है। बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों की बैठक में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं होगा। जम्मू के डोडा में धारी घोट उरारबागी इलाके में सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ और इलाके के जंगलों में बीती रात 8 बजे सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए और 1 अफसर भी इसमें शहीद हो गए हैं। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू डोडा हाईवे को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम अपने सैनिकों की मौत का बदला जरूर लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। लगातार हो रहे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को वो विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस को घर से जीतन सहनी का क्षत विक्षत शव मिला। हत्या की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। साथ ही एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। मुकेश सहनी मुंबई में थे। इस घटना के बाद से वो दरभंगा पहुंच गए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह घटना राजनीतिक का विषय नहीं है। सरकार इस घटना के प्रति गंभीर है। अपराधी बच नहीं पाएंगे। जबकि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार अब अपराधियों के कंट्रोल में है। मंगलौर में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की रैली के दौरान काफी हुड़दंग हुआ। विधायक काजी निजामुद्दीन की रैली में पथराव के बाद कई लोग घायल हो गए। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की और इसको बीती रात इसको लेकर हंगामा भी किया। रैली में समर्थकों को समझाने के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पूरी घटना की वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। मामले पर पुलिस का कहना है कि वीडियो की मदद से दोषियों का पता लगाया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उनकी ट्रेनिंग को रद्द करते हुए वापस एकेडमी उन्हें आने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने पूजा खेड़कर की आईएएस ट्रेनिंग को स्थगित कर दिया और उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी रिपोर्ट करने को कहा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे ने पत्र लिखकर पूजा खेड़कर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत वापस बुलाने की जानकारी दी है। पूजा खेड़कर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग से बताकर यूपीएससी में चयन हासिल किया। उन पर दूसरे भी कई आरोप हैं। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी ने झारखंड के हजारीबाग में राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के ट्रंक से कथित तौर पर पेपर चुरा लिया था। इन 2 गिरफ्तारियों के साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब 14 हो गई है। एजेंसी ने सिविल इंजीनियर पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया। इसके अलावा राजू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पेपर चुराने और गिरोह के अन्य सदस्यों को पेपर देने में पंकज कुमार की मदद की थी। राजू को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक पूर्व जज ने तेलंगाना सरकार की तरफ से गठित जांच आयोग से अपना नाम वापस ले लिया है। तेलंगाना सरकार की तरफ से पूर्व सीएम केसीआर के कार्यकाल में अनियमितताओं की जांच को लेकर एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी ने आज तेलंगाना सरकार की तरफ से गठित एक सदस्यीय जांच आयोग से खुद को अलग कर लिया। ये जांच समिति राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कार्यकाल के दौरान बिजली क्षेत्र में कथित अनियमितताओं की भूमिका की जांच कर रही थी।
दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ 30 हजारी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस दौरान विभव कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने आरोप पत्र पर विभव कुमार के खिलाफ समन जारी किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को विभव कुमार को 30 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया। तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्हें किस परेशानी की वजह से भर्ती कराया गया। लेकिन आपको बताएं कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली आबकारी नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से गिरफ्तार की गई हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया है। आईएमएफ ने 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 0.20% बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि प्राइवेट कंजम्पशन, खास तौर से ग्रामीण इलाकों से आय डिमांड को देखते हुए जीडीपी ग्रोथ में तेजी संभव है। आईएमएफ ने कहा कि 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकती है। आपको बताएं कि आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान दिया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी मई की तुलना में जून में 0.8% कम होकर 60.8% पर आ गई है। वहीं एयर इंडिया और विस्तारा के मार्केट शेयर में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उधर अकासा एयर लगातार चौथे महीने भारत की सबसे पंक्चुअल एयरलाइंस रही। डीजीसीए के डेटा के मुताबिक जून में यात्रियों की संख्या 1,32,00,000 हो गई। एक महीने पहले मई में यात्रियों की संख्या 1,37,00,000 थी। यानी महीने दर महीने आधार पर यात्रियों की संख्या में 5 लाख की कमी आई है। ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने अप्रैल जून तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1,988 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का मुनाफा 1,665 करोड़ रुपए रहा था। सालाना आधार पर कंपनी की आय 10,310 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,928 करोड़ रुपए रही। इस दौरान जी बिजनेस ने 11,790 करोड़ रुपए की आय का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा 1,954 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,415 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्जिन 19% से बढ़कर 20.2% पर पहुंच गया। सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी को नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च से 840 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एनसीपीओआर के लिए ओआरबी यानी कि ओशन रिसर्च वेसल बनाएगी। दरअसल कंपनी के शेयर आज शुरुआती तेजी के बाद रेड जोन में फिसल गए थे, लेकिन जैसे ही एनसीपीओआर से ऑर्डर मिलने का खुलासा हुआ, इसके शेयर में उछाल आ गया। दिन के आखिर में 2.5% की बढ़त के साथ ये बंद हुए। बजट पेश किए जाने से पहले होने वाली पारंपरिक हलवा सेरेमनी आज पूरी हो गई। ये समारोह बजट तैयार करने के आखिरी चरण में किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। बजट तैयारी की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री इस साल के 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी और ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर मिलने वाली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में यूपी सरकार ने हाइब्रिड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर छूट का ऐलान किया था और अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये पॉलिसी इसी साल अक्टूबर तक समाप्त होने वाली थी। आपको बता दें कि 2 व्हीलर ईवी पर 5,000 रुपए और 4 व्हीलर ईवी पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। सरकार की नीति का उद्देश्य 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित करना है। एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच ने एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए बीसीसीआई की याचिका स्वीकार कर ली है। यह मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और बीसीसीआई के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। 158 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बीसीसीआई ने याचिका बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट के खिलाफ पिछले साल दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। बायजूस मामला सुलझाने के लिए बीसीसीआई से चर्चा भी कर रहा है।